मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद द मल्टी टैलेंटेड मैन हु इज अ लेजेंड, जो कि एक सिंगर है, लिरिसिस्ट है, म्यूजिक कंपोजर है एंड ही इज वन ऑफ माय सुपर फेवरेट आर्टिस्ट लेस्ली लुइस सर। सर वेलकम है आपका मेरे शो पे सर। थैंक यू राज, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ आज कुछ बातचीत होगी। सर इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट आप मेरे शो पर आए हैं एंड आप कैसे हैं पहले मुझे ये बताइए। बस लॉकडाउन में लॉकडाउन हूँ लेकिन लॉक्ड आउट नहीं हूँ। यस दैट्स ग्रेट, क्योंकि म्यूजिक बन रहा है। आई नो यू आर कुकिंग अ लॉट ऑफ स्टफ इन योर स्टूडियो एंड इन द किचन, दोनों। एंड इन द किचन दैट साउंड ग्रेट कि आप फूडी भी है एंड म्यूजिशियन तो आप बहुत खतरनाक वाले हैं, ये हम सबको पता है। अरे बाप रे, थैंक यू। ओके सर, तो लेट्स स्टार्ट विद योर न्यू सॉन्ग छोड़ा तूने। ठीक है सर, मैंने गाना सुना, मतलब सर मेरे तो देखो 4 साल हो गए ब्रेकअप हुए, लेकिन मैंने ना फील कर ली थी वो वाइब। अच्छा, ब्रेकअप के बाद फील होगी, मतलब आप तक पहुंचा? हाँ पहुंचा सर, मतलब वो देखो वो कहते हैं ना पहली गर्लफ्रेंड काफी स्पेशल होती है, चाहे आप उसके बाद शादी भी कर लो, कोई ऐसा जब गाना निकलता है ना तो वो आपके दिल को टच कर देता है और वो सीधे आपको उस जोन में ले जाता है। सही बात है, और बात सीधी है ना, तो जो ब्लूज में वो जो अमेरिका में कहते हैं वो हम इंडियन लोगों को भी होता है, सबको होता है। यस वैसे ही है। तो सर मेरे को बताइए सॉन्ग के बारे में। यू नो आई थिंक आप बहुत सारे सॉन्ग्स निकाल रहे हैं और लॉकडाउन में आई थिंक ये आपका फर्स्ट सॉन्ग है। ये थोड़े ब्रेक के बाद फर्स्ट सॉन्ग है, क्योंकि सेकंड लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो पहला जो सॉन्ग था उसका नाम है चंद्रमा, तो वो सितंबर में मैंने रिलीज़ किया और वहाँ से ग्लोबल हिंदी शुरू हुआ। और वो गाना मैंने ऐसे कंपोज किया कि क्योंकि हम एज एंटरटेनर्स, एज आर्टिस्ट, हम सब बंधे हुए हैं, लॉकडाउन हुए आगे, और फर्स्ट लॉकडाउन के बाद वो कब ख़त्म होगा, क्या होने वाला है, कहाँ जाए, क्या करे, यू नो एवरीबॉडी वॉज वेरी लॉस्ट। तो मैंने ये गाना कंपोज किया कि चंद्रमा, तो अब गणपति जी आप हमें चंद्रमा से प्लीज़ मिलाइए, क्यों इतना अंधेरा है तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो अगर आप चंद्रमा से मिलाएंगे तो एक थोड़ी सी रोशनी मिल जाए, तो एक आगे एक पैर कहाँ रखे, उतना तो दिखे। सो वही बात लेके चंद्रमा कंपोज किया। उसके बाद 3-4 गाने मैंने कंपोज किए, फिर काव्या जोन्स की एल्बम भी मैंने रिलीज़ किए एज ए न्यू आर्टिस्ट, उसको लॉन्च किया। उसके बाद तेरी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छा चला, एक रोमांटिक गाना, मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली द ईयर्स बेस्ट मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग, सिंपल फ्रॉम द हार्ट। और उसके बाद ये सेकंड लॉकडाउन शुरू हुआ और मेरा एक लाइव कॉन्सर्ट भी हुआ दोनों लॉकडाउन के बीच में, इन अ क्लब, पूरा लाइव। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इट्स गोइंग टू स्टार्ट, लेकिन फिर से लॉकडाउन हुआ, तो मैं सोच रहा था कि क्या करूं और कंटिन्यू करूं। तो फिर सोचा कि चलो अब हो गए 2-3 महीने, लेट्स स्टार्ट। और छोड़ा तूने मैंने रिलीज़ किया है, और ये गाना जैसे आपको टच हुआ, मुझे लगता है बहुत से लोगों को टच हुआ है, क्योंकि वो सही बात है। हाँ, वो ह्यूमैनिटी की बात है, लोगों को की एक्सपीरियंस की बात है। तो छोड़ा तूने एक गाना ऐसा है जो मैंने किसी को बोला भी नहीं मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, एक दिन पहले भी मैंने अनाउंस नहीं किया, बस ड्रॉप कर लिया। वो ड्रॉप कर, अच्छा, सरप्राइज, टोटल सरप्राइज। और उसमें ऑलरेडी वो गाना इतने प्लेलिस्ट में, स्पॉटिफाई की ग्लोबल प्लेलिस्ट में आया है, स्पॉटिफाई की मतलब ब्राज़ील में हिंदी गाना, वाह। और ऑब्वियसली, और यहाँ तो ऑफ कोर्स जियो सावन, स्पॉटिफाई, सब यू नो सब ने हमारा बहुत साथ दिया और सब ने उसको प्लेलिस्ट किया है। और रेडियो मिर्ची ने भी, इट्स अमेजिंग, रेड एफएम, सब ने ये गाना को बहुत सपोर्ट किया है, तो विदाउट एनी प्रमोशन। ओह दैट्स ग्रेट सर, क्योंकि मैं सर जब गाना सुना ना तो लिरिक्स तो मतलब बेहतरीन है ही, मतलब आपकी सिंगिंग, द म्यूजिक जो रॉक एंड रोल एंड ब्लूज वाली फील है उस गाने में बहुत। जी वो मेरे को, तो लिरिक्स भी मैंने ही लिखी है। हाँ लिरिक्स भी आपने लिखा है, क्योंकि मुझे एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जो बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो मैं टोटली इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, मतलब कंपोज भी मैं कर रहा हूँ, लिख भी मैं रहा हूँ, गा भी मैं रहा हूँ, म्यूज़िक भी मैं दे रहा हूँ, उसको बजा भी रहा हूँ, उसको परफॉर्म भी कर रहा हूँ। सो इट्स फ्रॉम माई हार्ट। मुझे इंडिया के जो हिंदी बोलते हैं उनसे बात करना है।
and that is global Hindi. ओके सर, जैसा आपने बोला सर, ग्लोबल चार्ट्स पर गाना बहुत अच्छा कर रहा है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में बहुत अच्छा कर रहा है, रेडियो ने बहुत साथ दिया गाने को प्रमोट करने में। जितनी ऑडियंस अभी हमें देख रही है, आप उनको क्या कहना चाहते हो जिन्होंने अभी तक ये सॉन्ग नहीं सुना? अगर आपने सुना नहीं है तो आपको पता नहीं कि आगे हिंदी म्यूज़िक क्या होने वाला है। ये तो एक ही गाना आपने सुना, ऐसे बहुत अलग अलग किस्म से, जैसे 90s में परी हूँ मैं करके एक गाना आया था, बहुत से लोगों ने सुना नहीं था 91 में। वो 93 में जब सुनने गए और वहाँ से जो इंडी पॉप, जानम समझा करो, यारो दोस्ती, पल, वो सब जो गाने आने लगे, देन पीपल रियलाइज ओ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ म्यूज़िक। एक नया टाइप का हिंदी म्यूज़िक है, उसे एक नाम दिया गया इंडी पॉप, बैंड ऑफ बॉयज। अभी यू हर्ड देम ऑल। यस सर। और अभी जो 2021 का इंडी पॉप क्या होने वाला है, एटलीस्ट फॉर मी एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, लेस्ली लुइस का इंडी पॉप जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है वो लोगों तक कैसे जाएगा और वो कैसा रहेगा, आई थिंक दिस इज अ स्टार्ट ग्लोबल हिंदी। सो जितने लोगों ने गाना नहीं सुना अभी तक, छोड़ा तूने, वो जाके अभी सुने, सर के यूट्यूब चैनल पे है। एंड लेस्ले सर ने जितने भी गानों की बात की थी अभी, जो 90s के बहुत ही कल्ट सॉन्ग है, अभी भी वो इतने सुपर पॉपुलर है, लोग बहुत पसंद करते हैं, उन सबका म्यूजिक लेस्ले सर ने कंपोज किया। हाँ हाँ, आप अपनी मर्जी से इंटरव्यू कीजिए, मैं आपके साथ ही हूँ, आप यू कैन शूट एनी टाइम। सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मेरे को आपके बारे में ना थोड़ा सा आगे नहीं, मतलब इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। हाँ, तो सर मेरे को ये जानना है कि म्यूजिक आपकी लाइफ में आया कैसे? लाइफ में आया कैसे? माय फादर, मेरे डैडी जो है वो बॉलीवुड में वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर्स थे। तो मूवीज लाइक शोले, सरगम, डॉन, खेके पान बनारस, जंगली, याहू, चाहे कोई मुझे, देवा रे देवा, गणपति, मैं तो बहुत कम गाने बता रहा हूँ, बहुत से गाने किए उन्होंने 1960s से 90s तक। तो ऑब्वियसली म्यूज़िक उनमें था क्योंकि वो म्यूज़िकल लाइन में ही थे, एंटरटेनमेंट में, और खुद तबला बजाए थे। ही यूज्ड टू प्ले तबला एंड ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक। तो इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड, सिंथेसाइज़र, ये जो अभी हिप हॉप में जो एक ड्रम मशीन है रोलैंड का 808, वो मेरे पास था। आई यूज्ड टू यूज़ द 808। जब 808, हाँ, वो अपने मेरे पास था। सो आई एम हाफ एन इलेक्ट्रॉनिक किड बिकॉज माई डैड, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पसंद थी और इलेक्ट्रिक गिटार, ये वो बहुत इंटरेस्ट था, तो वो ले लेते थे। बट ही वॉज नॉट रियली अ प्लेयर। एक इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, बट बजाते थे तबला। तो जाकिर भाई, मतलब आई वॉज रियली स्मॉल, तो जाकिर हुसैन टू कैरी मी व्हेन आई वाज स्मॉल। तो वैसा एक माहौल भी था क्लासिकल म्यूज़िक का। तो एक साइड से वो अकूस्टिक क्लासिकल म्यूज़िक का जो माहौल है वो मुझे इन्फ्लुएंस किया, और जो डैडी तबला भी बजाते थे, इलेक्ट्रॉनिक भी थे। और फिर जब मैं माउंट आबू गया था बोर्डिंग स्कूल में, वहाँ मुझे ब्लूज़ और रॉक और जैज़, जिमी हेंड्रिक्स, एरिक क्लैप्टन, क्रीम, आबा, बीटल्स, इतने बैंड्स का जो एक्सपोजर मिला बोर्डिंग स्कूल में, तो वहाँ से मेरा थोड़ा और ग्लोबल हो गया। लेकिन सर देखो, ये म्यूजिक आपकी लाइफ में आया, आपने इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट को सुनना स्टार्ट किया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट आप शुरू से ही थे। जब आपने म्यूजिक को एज एन हॉबी, तो मतलब आप सुनते थे, जब आप एज अ प्रोफेशनल आपने उसको चूज करा, तो मुझे आता है गिग गणपति में, बॉम्बे में, धारावी से लेके बहुत सारी जगह आप अपनी बैंड के साथ परफॉर्म करते थे। उसके बाद आपने क्या बोलते जिंगल्स बनाना शुरू करे। फिर जब आपको लगा कि यार कि 15 या 30 सेकंड में कुछ होता नहीं है, फिर गाने बनाने शुरू करे आपने। तो बहुत सारे लोग बोलते भी थे यार कि ये तो जिंगल बनाता है, गाने नहीं बना पाएगा, लेकिन जो आपने गाने बनाए वो आज भी सुपर हिट एंड कल्ट है। तो मेरे को ये जानना है, फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू द स्टूडियो। फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू द स्टूडियो जो है कि मैं माउंट आबू से जब बॉम्बे आया था, तो मुझे पता ही नहीं था कभी किसके साथ बजाऊँ, कि मुझे बस गिटार बजाने का इंटरेस्ट था, मुझे बस गिटार बजाना था। तो मुझे ब्लू डायमंड ऑर्केस्ट्रा करके माहिम में, मुंबई में एक मच्छी मार है, उनकी कॉलोनी है, वहाँ मुझे एक चांस मिला उनके साथ बजाना। तो सात पार्टी, उम्बरगांव, धारावी, सब जगह बजाता था ऑन द स्ट्रीट, लिटरली। मतलब गणपति का जो पंडल होता था उस पर ऑन द स्ट्रीट खड़े रह के हम लोग बजाते थे। तो वहाँ से मुझे एक
एक फीलिंग आए कि लोगों को क्या पसंद है, आम जनता जो है उनको क्या अच्छा लगता है और उनका एंटरटेनमेंट क्या होता है। वहाँ से आगे जाते जाते एंड में लुई बैंक्स, रंजीत बारोट, हम सब एक साथ में जैज़ बजाते थे। तो वो साइड भी मुझे समझ में आया कि एडवांस म्यूज़िक क्या होता है, म्यूज़िक आगे जाके क्या हो सकता है। और उस दोनों समझ में मुझे एक समझ आया कि म्यूजिशियंस जो है उनको क्या अच्छा लगता है और आम जनता है उनको क्या अच्छा लगता है। और वहाँ से जब गाने कंपोज करने लगा तो सबके लिए गाने कंपोज किया मैंने। यस सर। तो मतलब ये आपकी जर्नी रही। इस बीच में मैं एक और चीज़ मिस कर गया था, मुझे याद आ गई कि रंजीत बारोट साहब के साथ, फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर डी बर्मन साहब के साथ, इन सब के आपने गिटार प्ले करते थे आप? जी जी, पहले मैं गिटारिस्ट था। तो एज अ बैंड रंजीत बारोट, मैं, हम सब एक बैंड में थे। फिर वहाँ से जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो गज़लों में, भोजपुरी फिल्म में, हिंदी फिल्म में, तो वहाँ मुझे आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनके साथ उनके रिकॉर्डिंग्स में बजाने का चांस मिला। उसके बाद लुई बैंक्स के साथ मुझे एज अ जिंगल गिटारिस्ट, तो जिंगल में गिटार बजाना, वहाँ से मैं उनको असिस्ट करना शुरू किया। तो फिर मैं ज़्यादा प्रोग्रामिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ड्रम्स प्रोग्राम करना, कीबोर्ड्स और गिटार वो सब प्रोड्यूस करना, वहाँ मुझे वो एक्सपीरियंस मिली। और फिर मैंने सोचा कि ये 30 सेकंड में कुछ होना है, मुझे गाना करना है। तो गिटारिस्ट छोड़ के जब मैं कंपोज़र बनने गया एज अ जिंगल कंपोज़र, लोग कहते थे कि अरे ही इज़ अ वेरी गुड गिटारिस्ट बट आई डोंट थिंक ही कैन कंपोज। वो कंपोज़र नहीं है, गिटारिस्ट है। तो मुझे चांस नहीं मिलता था कंपोज करने की। बहुत देर के बाद मुझे कोई जॉब्स मिले एज अ कंपोज़र। तो जब जिंगल्स कंपोज करना शुरू किया तो मैंने इंडिया के जो प्राइम टाइम कमर्शियल्स, मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जो सब, दूध 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 पियो ग्लास फुल, वो सब जिंगल्स जो है वो मैंने कंपोज किए। लेकिन आगे जाके मैंने सोचा कि ये 30 सेकंड में ख़त्म होता है, 1 मिनट में ख़त्म, मुझे तो गाना करना है। फिर से वही प्रॉब्लम हुआ कि लोगों ने कहा कि ही इज़ अ वेरी गुड जिंगल कंपोज़र, बट मुझे नहीं लगता है वो गाना कंपोज करता है जो 5-6 मिनट का लंबा होता है, और ये 30 सेकंड के लिए ठीक है। तो वो फिर से मुश्किल वक्त आया कि फिर से स्टार्ट करे लाइफ। और करते करते मुझे एज परी हूँ मैं, पहला गाना जो हिट हुआ, उसके बाद जानम समझा करो, यारो दोस्ती पल, तो बहुत, तो फिर उसके बाद लोग कहने लगे ओ इज़ अ वेरी गुड कंपोज़र। तो उसके बाद हमने हरिहर में, जब हरिहर मेरे जिंगल्स के लिए गाते थे हिंदी में या तमिल में, मलयालम में जो डब करते थे, तो एक जिंगल के लिए आए थे और मुझे कुछ करना था म्यूज़िकली। तो जब हरिहर में मिले तो हमने सोचा कि एक बैंड बनाए और हम लोग लाइव परफॉर्म करें, और ये टाइप का जो आप कॉलोनियल कज़न्स करके उनका म्यूज़िक, वो म्यूज़िक हम करें और वो जाके हम लाइव करें। तो जब लाइव करने गए तो बोले नहीं नहीं, ही इज़ नॉट अ सिंगर, ही इज़ अ कंपोज़र। अच्छा, वहाँ पर भी? हाँ, क्योंकि हरिहर इज़ द सिंगर, राइट। वो सालों साल वही गाते हैं, वो गाते हैं। मैं एज अ सिंगर तो नहीं आया हूँ। मैं इवन कॉलोनियल में, क्योंकि हरिहर ने बोला कि तुम गाओगे तो हम दोनों करेंगे, नहीं तो मैं कोई दूसरे सिंगर के साथ मुझे नहीं इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मुझे गाना है बैंड में तो वी विल फॉर्म अ बैंड, और एक बैंड बनाते, आप, मैं, और हम दोनों मस्ती करते हैं, अपना म्यूज़िक करते हैं। तो वहाँ मुझे गाने का एक मौका मिला, लेकिन मुझे एज अ सिंगर इंडस्ट्री में नहीं आना था, मैं एज अ कंपोज़र। तो उस टाइम में ऐसा हुआ कि ऑब्वियसली वो सब लोग बोले अरे वो तो गाना कंपोज करते हैं, ही इज़ नॉट अ सिंगर, तो वो क्या गा रहा है बीच में। तो वहाँ से एक सिंगर बन गया मैं, पब्लिक के लिए, पब्लिक के सामने। और उसके बाद अभी एज ग्लोबल हिंदी मैं एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कोशिश कर रहा हूँ। कि उसके पहले यूनिवर्सल ने मुझे एक बार जब राहुल ने मैंने कहा कंपोज किया, तो उन्होंने कहा कि देखो आप अपना सोलो एल्बम कीजिए। तो मैंने बोला देखो मुझे सोलो एल्बम नहीं करना है, मैं तो कंपोज़र हूँ, मैं उस पर ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आप कंपोज करेंगे, आप ही गाएंगे, हम एक एल्बम वैसा बनाते हैं। तो वो एल्बम मैंने हसीना सर, मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो मेरा सुपर फेवरेट गाना है। मुझे लगता है उस गाने में ना, अगर इफ यू टॉक अबाउट द सॉन्ग, कि उस गाने में सब कुछ इतना बढ़िया है, उसका म्यूजिक आज भी बहुत ही फ्रेश साउंड करता है। दैट इज द साउंड ऑफ ग्लोबल हिंदी।
वो जो आप सुनने जा रहे हैं छोड़ा तूने, वो सब हसीना के बाद हो रहा है। तो मुझे एक ऑप्शन मिला वहाँ हिंदी में गा के अपने गाने कैसे, लेकिन लिरिक्स मैंने नहीं लिखे थे, बहुत से लिरिक्स राइटर्स थे उसमें। तो उन्होंने लिरिक्स लिखा, मैंने गाना गाया, मैंने कंपोज किया। लेकिन अभी वो जो आप ग्लोबल हिंदी में सुन रहे हैं वो मैंने कंपोज किए, मैंने लिखे। हो सके आगे जाके कोई और भी लिख सकता है, मैं एज ए लिरिक राइटर वो मैं नहीं हूँ। मुझे बस इंडिया के लोग जो हिंदी बोलते हैं उनसे मुझे अपने भाषा में हिंदी में मुझे उनसे बात करना है। तो वो ग्लोबल हिंदी अभी 2021 का जो एडवांस्ड इंडी पॉप हो गया है मेरे लिए। जी सर, मतलब सर आपने जो पूरी स्टोरी बता दी, मतलब मेरे बहुत सारे सवालों के आंसर तो आपने पहले दे दिया। आई एम वेरी हैप्पी कि जो स्टोरी थी, मतलब फ्रॉम जैसे बात करते हैं स्ट्रीट से, फिर आपने कॉलोनियल कजन्स के बारे में बताया, एंड देन इंडिपेंडेंट जो हिंदी ग्लोबल इंडिपेंडेंट आप अभी काम कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले जब मैंने कोक स्टूडियो स्टार्ट किया, वहाँ मैंने इतने आर्टिस्ट जो जाने माने हैं, वेदर सुनिधि और शंकर महादेवन जो भी है, उनके साथ इतने मशहूर फोक सिंगर्स जो लोग नहीं जानते थे, क्योंकि पॉप म्यूज़िक में फोक नहीं होता था, ये नहीं। तो कोक स्टूडियो में मैंने मॉडर्न म्यूज़िक और फोक, इंडियन फोक मिक्स करके वो जो स्टार्ट किया, जो रॉक है ये है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर कॉलेज में बच्चे अपने गिटार्स बजा रहे, ड्रम बजा रहे, तबला बजा रहे, फ्लूट बजा रहे, एंड दे आर क्रिएटिंग देयर ओन बैंड्स। और तो मुझे लगता है कोक स्टूडियो में एक इंडिया को, एक यूथ को एक आगे वाला म्यूज़िक नज़र आया, और उन्होंने अपनाया, और उन्होंने अपने अपने बैंड्स बना के इतने कॉलेजेस में आप जाते हो, आज आप इतने म्यूज़िक का शोज़ देखते हो। इट इज़ वेरी ड्रिवन बाय कोक स्टूडियो। वहाँ से जो उठ गया यूथ में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही। तो मतलब जो सर आपकी आई थिंक जो रेवोल्यूशन मेरे ख्याल से आप लेके आए हो इंडस्ट्री में, वो अब सब लोग लोगों ने देखा उसको, अब पीपल आर डूइंग दैट। सर एक चीज़ मेरे को जाननी है, आपने बात की कॉलोनियल कजन्स की, मुझे लगता है कि वो बहुत ही अमेजिंग बैंड था। एक फैक्ट है, मतलब वो आप बताना कि वो कितना सच है। वैसे तो मुझे यकीन है कि वो 100% सच है कि आप एंड हरिहरन साहब, द कॉलोनियल कजन्स वर द फर्स्ट एशियन आर्टिस्ट जिन्होंने MTV अनप्लग्ड में उस टाइम पे परफॉर्म किया था, बाहर वाले, और फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट। वी आर द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जो हमने पहला तो चैनल ये अपना बिलबोर्ड अवार्ड्स, यस बिल्कुल, लास वेगस में हमने वहाँ परफॉर्म किया। फिर हमें MTV व्यूअर्स चॉइस न्यूयॉर्क में मिला, रेडियो सिटी हॉल में। और हम एक ही बैंड है इंडिया से जिसने ओरिजिनल MTV अनप्लग्ड लंदन में हमने परफॉर्म किया। तो यस, जो कॉन्सर्ट आपने सुना, आप बोल रहे थे, आज सुन रहे थे, हाँ, वो हम एक ही आर्टिस्ट है इंडिया से जिन्होंने ओरिजिनल MTV अनप्लग्ड लंदन में हम लोग ने रिकॉर्ड किया था। सर ह्यूज रिस्पेक्ट सर फॉर दैट। मतलब उस टाइम पे इंडियन म्यूजिक को उस लेवल पे ले जाना। मेरे को जानना है सर कि जब आप उस टाइम पे वहाँ परफॉर्म कर रहे थे, तो कि क्योंकि आप लोग फर्स्ट इंडियन बैंड थे, आर्टिस्ट थे जो वहाँ परफॉर्म कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स था, मतलब वहाँ पर गोरे लोगों का या इंडियन म्यूजिशियन का, कि जब बात फैली कि भाई ये दो आर्टिस्ट हैं जो बड़े दिग्गज हैं, मतलब ये वहाँ पर तहलका मचा रहे हैं। तो जब अगर मैं चैनल ये अपना क्या बोल रहा हूँ, बिलबोर्ड अवार्ड्स की बात करूँ, तो जब हम परफॉर्मेंस के पहले वो हमें देख रहे थे कि ये कौन है, मतलब शेरवानी पहने, सम प्रिंस फ्रॉम इंडिया, पता नहीं, मतलब ये राजकुमार है इंडिया से, क्या है वो लुक है, लेकिन उनका म्यूज़िक क्या है पता नहीं। जैसा हमने कृष्णा परफॉर्म किया, जैसे कृष्णा का गाना ख़त्म हुआ, पूरे साउंड ट्रक में जहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा था ऑडिटोरियम के बाहर, पूरा साउंड ट्रक वहाँ सेटअप होता है, वहाँ उनके रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट सब बाहर ही थे। अंदर से सब पूछने लगे कौन है ये बैंड, ये कौन है, ये कौन है बैंड, सब पूछने लगे। अच्छा मैन व्हाट्स दिस सॉन्ग, हे वेयर यू फ्रॉम इंडिया, वाओ। और जो बिलबोर्ड अवार्ड्स के जो मेन हेड थे, जो पूरा शो जो हैंडल करते थे, वो मुझे आके पूछे वे कैन आई बाय योर एल्बम। वो मुझे बहुत लगा वाओ। यस। तो एक वो बात थी जब हमने MTV अनप्लग्ड लंदन में जब किया था, तो अगेन टू ब्राउन पीपल, नॉट गोरा, ठीक है, ये कुछ पहना है, कुछ लंदन में बहुत से इंडियन लोग हैं, तो ठीक है, दे आर नॉट गोरा।
तो जब खाना वाना लेके आता था ये जो केटरिंग, मतलब 2 बार पूछना पड़ता था, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव सम, या यू वांट मोर, ओके ठीक है। कोई टेंशन नहीं था, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं था। जैसा हमारा जो कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ, पूरे सिक्योरिटी लोग, हे मैन यू अमेजिंग, और वो केटरिंग वाला भाग के आई, मैं यू वांट सम मोर नूडल्स मैन, वाओ। और नूडल्स देने लगा कि खुद आके दे रहा था कि ही जस्ट लव द म्यूज़िक। तो जब म्यूज़िक आता है ना, तो कोई भाषा और कोई कलर आदमी का पहचान नहीं रहता उसमें। म्यूज़िक अपनी अपनी भाषा पे बात करती है। और इसीलिए मैं क्योंकि बोल रहा हूँ कि छोड़ा तूने ब्राज़ील में प्लेलिस्ट हुआ, स्पॉटिफाई में, ब्राज़ील में इनर क्यों हिंदी गाना। आज अभी आप स्पॉटिफाई की इंटरनेशनल प्लेलिस्ट पे छोड़ा तूने एक ही हिंदी गाना, वाह। समथिंग इज हैपनिंग, हिंदी म्यूजिक शिफ्ट हो रहा है और ग्लोबल हिंदी उसके साथ साथ आगे निकल रहा है। दैट्स द पावर, इट्स द पावर ऑफ म्यूजिक। ना मेरा पावर है ना आपका पावर है। म्यूजिक अपने 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 भाषा में बात करता है लोगों से, और जब लोगों को समझ में आता है वो अपना लेते हैं। बट लेकिन उसके पीछे के जो द मेन मैन इज यू सर। नहीं, मेन मैन सब हम अपने अपना काम करें ना। एक्टिंग में अपने मेन मैन होते हैं, सिंगिंग में होता है, कंपोजिंग में, सब लोग अपने अपने दिल से काम करें ना, तो लोगों तक पहुंचता है। आई गॉट इट। अच्छा सर, उसके बाद हम जब बात करते हैं कि फिर इंडिया में जब आप लोग परफॉर्म करके आए, तो यहाँ पर मतलब ऐसे भूचाल आया इंडस्ट्री में? हाँ, हमको बहुत से फिल्मों के ऑफर्स मिले कि हम फिल्म करें एज कलोनियल कजन्स, लेकिन मैंने कहा कि डजंट मेक सेंस। मतलब सब अच्छे गाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कलोनियल कजन्स का जो गाना है तो सडनली उदित जी गाएंगे या अलका जी गाएंगे, कुछ अलग लगेगा जैसे हम गाते हैं। और तो वी आर नॉट कंपोजर्स। सिर्फ कलोनियल कजन्स सिर्फ कंपोजर नहीं है, वो कंपोजर आर्टिस्ट है, सिंगर भी है, खुद लिखेंगे भी लिरिक्स। कृष्णा भी मैंने डार्कनेस कमेंट, हाँ, तो लिरिक्स भी लिखे। वो अपना जो अंदर में जो भड़ास है वो निकालना थ्रू म्यूजिक। तो दूसरा कोई सिंगर आएगा तो मुझे फिर कंपोजर बनना पड़ता है। तो एज कलोनियल कजन्स हम दूसरों के लिए कंपोजर ऐसे नहीं बने थे, हम अपने आप के लिए, अपने म्यूजिक के लिए आर्टिस्ट बने थे। तो उस टाइम ऐसा लगा कि फिल्मों में जाएंगे तो कुछ शिफ्ट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता फिल्म करना चाहिए। सो वी गॉट सम वेरी बिग फिल्म्स, सम वेरी बिग आर्टिस्ट, नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमने उस वक्त ना कर दिया ताकि हम अपना म्यूज़िक और आगे करें। लेकिन 2000 में एक मूवी आई थी जिसमें एक गाना आपने कंपोज किया था, गाया भी था, मेला मूवी का, देखो 2000 जमाना आ गया। ये कैसे हुआ सर? सो देखो 2000, ये क्योंकि जो डायरेक्टर थे उनको एक गाना करना था, तो मैंने कहा कि देखो एक गाना तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है करना, तो पूरा फिल्म करो क्योंकि एक साउंड आएगा फिल्म में। और तो मुझे बोला देखो एक ही गाना है, ऑलरेडी गाने ख़त्म किए, और ये एक ही गाना है जो मिलेनियल गाना था, मिलेनियम का पहला गाना, देखो 2000 ज़माना। क्यों 2000 आया नहीं था और द नेक्स्ट मिलेनियम शुरू होने वाला था। और तो मैंने बोला ठीक है, ओके। सो वो गाना रिकॉर्ड हुआ, और रिकॉर्ड होने के बाद मैंने सोचा कि जब मैंने देखा कि वो नंबर 1 पे चल रहा था, और इमीडिएटली आफ्टर दैट कहो ना प्यार है केम टू नंबर 1, वो लेवल पे चल रहा था गाना। और वही गाना आमिर खान ने न्यू ईयर के दिन बॉम्बे में परफॉर्म किया था लाइव, 2000, देखो 2000 ज़माना आ गया। तो वो जो गाना है वो मुझे लगता है इंडस्ट्री में एक ही न्यू मिलेनियम का गाना है, देखो 2000 ज़माना आ गया। हाँ, सही बात। तो आई डोंट थिंक, हाँ, मिलेनियम का कोई दूसरा गाना है नहीं, मुझे लगता है ये एक ही बाय चांस मैं ही कर रहा हूँ। सही। ये मतलब मैं जब एक्चुअली मेरे को बड़ा शौक लगा था, क्योंकि मैं ऐसी मेला मूवी आ रही थी, तो मेरे को सर बड़ी आदत है कि फिल्मों के या सीडीज के कवर्स में जाके मैं घुस जाता हूँ कि अच्छा म्यूजिक किसने कंपोज किया, लिरिसिस्ट कौन है, कौन से लेबल का है। तो मैंने उसमें देखा कि आपका नाम लिखा था,
तो फिर मैं फिर यूट्यूब पे गया जाकर, मैंने पूरे गाने वाने चेक करा, सब कुछ चेक करा। तो मेरा मतलब बड़ी तमन्ना थी कि जिस दिन भी आपका इंटरव्यू मौका मिलेगा करने का, तो मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। हाँ, डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे एक जो गाने मैंने कंपोज किए वो आप तक पहुँचे और आपको अब तक याद है। सो आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। थैंक यू सर, मतलब आपका काम इतना ज़बरदस्त है, मतलब आज तक याद है। मैं अगला जो मेरा सवाल वो वही है, एक एल्बम आई थी राहुल एंड आई, आशा भोसले जी की, उसमें आपने आई थिंक 3 गाने कंपोज किए थे मेरे ख्याल से। नहीं, पूरा एल्बम मैंने किया। अच्छा, पूरा एल्बम किया था ना? हाँ, उसमें जो 15 गाने हैं। 15 गाने, हाँ, वो एल्बम सुपर हिट थी। ठीक है, उसके बाद पल, फिर के सर की एल्बम की थी आपने, अलीशा चिनॉय के भी गाने किए थे। तो मेरे को स्टार्टिंग आई वांट टू जानना है, मुझे स्टार्ट करना है राहुल एंड आई से, कि मतलब उसमें जो गाना था जानम समझा करो, वो सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था। ओके, सो राहुल एंड आई और जानम समझा करो 2 अलग एल्बम है। अच्छा। राहुल एंड आई राहुल एंड आई इज राहुल देव बर्मन एंड आई कौन है? आशा जी। तो RD बर्मन के जो गाने जो आशा जी ने गाए हैं, तो इट वाज दोज। तो क्या हुआ था कि पंचम दा गुजर चुके थे उस टाइम, और मैं लंदन में था, कॉलोनियल कज़न्स रिकॉर्ड कर रहा था और शॉपिंग कर रहे थे। तो आशा जी से वहाँ मिला, तो बोला, तो आशा जी ने कहा कि देखो मेरा एल्बम करना है। तो मैंने कहा कि आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग माई एल्बम, अभी थोड़ा बिजी हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देखो RD बर्मन को अपने गाने नई पीढ़ी के लिए तुम्हारे साथ करने थे, एंड वो अब नहीं है, तो तुम करोगे? सो आई सेड ब्रो, वो तो किसी के साथ कर सकते थे, मुझे क्यों? और सो फॉर मी दैट वाज अमेजिंग। और वो राहुल एंड आई, तो पिया तू अब तो आजा, ओ मेरे सोना रे, वो सब गाने राहुल एंड आई से थे। याद आ गया सर मेरे को, उसमें उनमें क्या बोलते हैं, पंचम दा का कैमियो भी था स्टूडियो में, जब आप वो चेंज कर रहे थे तो वो फेडर नीचे कर देते, मुझे याद आ गया। यस। हाँ, तो मैं फीडर कर रहा हूँ, तो हाँ, तो उनकी जो स्पिरिट है वो आके चेंज करती है। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, तो क्योंकि उनका दिल वो गाने में है, वो उनकी कॉम्पोजिशंस थे। तो वो जब वो कर रहा था, तो आशा जी ने मुझे ऐसे, हम बैठ के गिटार से मैं उनको कभी कभी सुनाता था मेरे गाने, तो बोला मेरा नेक्स्ट एल्बम पूरा ओरिजिनल एल्बम करोगे और तुम ही करोगे, मतलब नॉट RD सॉन्ग्स, तुम्हारे गाने। तो सेकंड एल्बम जब किया था, मैंने पूरे ओरिजिनल एल्बम किया था, और वो गाना था जानम समझा करो। और वो इंडिपेंडेंट गाना इतना बड़ा हो गया, तो उन्होंने एक फिल्म बनाया जानम समझा करो। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक इंडिपेंडेंट गाना इतना बनने के बाद वो मूवी बनाते हैं उसके ऊपर, तो वो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद जब मैंने के को इंट्रोड्यूस किया, तो यारो दोस्ती, पल, के बहुत यंग सिंगर था, मतलब उसको बहुत इंटरेस्ट था कि मेरे साथ एल्बम करे, और तो मेरे लिए जिंगल्स गाता था। तो मैंने क्या किया, उसके जो 4-5-6 जिंगल्स एक कलेक्ट करके मैंने सोनी म्यूज़िक के पास मैंने लेके गए गाने, और मैंने उनको सुनाया। उन्होंने बहुत अच्छा सिंगर है, इसका एल्बम तुम करो। तो वो उनको भी बहुत अच्छा लगा, बोला वाह इज़ गॉट अ ग्रेट वॉइस, तो तुम उसको प्रोड्यूस करोगे? मैं बोला भाई मैं तो अब फ्री नहीं हूँ, मैं जानम समझा करो ये वो कॉलोनियल कज़न्स कर रहा हूँ, यंग आर्टिस्ट है, उसको मिलना चाहिए चांस, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कुछ उल्टा बात बोली, अभी तुम नहीं करोगे तो फिर देखते हैं। मतलब अरे यार, उसका चांस जाएगा। तो और लड़का बहुत अच्छा गाता था उस टाइम भी, अभी भी। और मैंने सोचा कि नहीं, वो मेरे लिए रुका है इतना टाइम, तो कैसे भी करता हूँ। तो वो एल्बम यारो दोस्ती, पल, वो सब हुआ जब मैंने के को इंट्रोड्यूस किया। और सर आज तक मुझे याद है, आज तक हर फेयरवेल, चाहे वो कॉलेज की हो, स्कूल की हो, वो सॉन्ग्स अभी भी प्ले होते हैं। व्हेनेवर वी मिस आवर फ्रेंड, या अब क्योंकि सब बिजी हो गए हैं, शादी हो गई है, बच्चे सब संभाल रहे हैं, बट जब मिस करते हैं, मेरे ख्याल से वो गाने जो आपके आपके दोस्तों को बिल्कुल एकदम से ना मेमोरीज बड़ी क्लियर हो जाती है। तो अभी ये जब 2020 एंड 2021 में मैं IIMUN का मैस्कॉट हूँ, वो सब 15 साल के बच्चे हैं, 10 साल से मैं उनका मैस्कॉट हूँ। हर साल में 15 उम्र के बच्चे हैं, वो इंडिया में 5-6 सिटीज़ में मैं उनके लिए परफॉर्म करता हूँ। और आज तक यारो दोस्ती, पल, दे आर टॉप ऑफ द लाइन अभी भी, फॉर 15 ईयर ओल्ड्स। तो
हमारा एक, हाँ, जो 90s में जो सुन के गए वो भी फैंस हैं और उनके बच्चे भी फैंस बन गए, यारो दोस्ती पर। हाँ, आई एम स्टिल परफॉर्मिंग इट फॉर 15-year-olds। आपको सर मतलब जनरली मैं जानता था कि जैसे आप ये बता रहे हो मतलब बड़े बड़ा प्राउड मोमेंट है, आपको कैसा फील होता है सर? मतलब 90s में आपने वो गाना बनाया, वो आज तक मतलब 2 जनरेशन वो सुन रही है, मतलब आपको व्हेन यू परफॉर्म तो उस टाइम पर आप क्या फील कर रहे थे, मुझे जानना है। नहीं, वो जब 15 साल के बच्चे ऐसे रिएक्ट करते हैं ऐसे कि उनका गाना है, सो इट फील्स अमेजिंग। इससे मतलब वो गाने का कोई एज नहीं है, कोई भाषा नहीं, वो बस वो चलते जा रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और तो मुझे बहुत एक्साइटेड लगता है कि ये जब ये जनरेशन, दे कॉल मी द ओरिजिनल रॉक स्टार, द ओजी रॉक स्टार। यस, आई थिंक मुझे याद है यू आर वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने इंडिया में रॉक एंड पॉप म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया था। एम आई राइट सर? जी जी, हाँ, कह सकते हो, इट्स नॉट रॉन्ग। तो मतलब सर, मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट सर आपको। मतलब मुझे लगता है कि अभी मैं भी शादी कर लूंगा या मेरे आगे 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, वो भी इन सॉन्ग्स को वैसे ही सुनेंगे जैसे हमने सुना है, इतने प्यार से। मतलब नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी म्यूज़िक, और मुझे लगता है कि जब ग्लोबल हिंदी अब छोड़ा तूने शुरू हुआ है, आगे जाके जो गाने आएंगे, अभी नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल, मैं तो गाने तो आपको देते रहूँगा। आप सुने, आपका वक्त हो, ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपका प्रॉब्लम है, मत सुनो, लेकिन मैं तो अपने गाने करते रहूँगा। तो उसमें क्या होगा, कहाँ से कहाँ कोई ना कोई गाना आप तक पहुँचेगा, या आपके बच्चों तक पहुँचेगा, या आपके मम्मी डैडी तक पहुँचेगा, क्योंकि म्यूज़िक का कोई एज बैरियर नहीं होता है, एक स्टाइल का बैरियर होता है। तो प्रोडक्शन टेक्निक से वो होता है कि आप कैसे भी उसको, जैसे आप पुराने गाने लेके कोई नए बीट्स डालते हैं तो उसको नयापन आता है, लेकिन गाना पुराने, मेलोडी वही है। और ग्लोबल हिंदी इज़ अबाउट मेलोडी। मतलब सर आपको पूरा फॉर्मूला पता है, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे, गाना सबके आजकल हाथ पे फोन है, यूट्यूब है, घूम फिर के वो गाना आ जाएगा एंड वो आगे कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। हाँ, वो जब गाना, जब आपकी भाषा समझेगा, आप गाने की भाषा समझोगे, ऑटोमेटिकली यू विल रिएक्ट। वो लड़की जैसा होता है ना, जो यू लाइक, इतने लड़कियां हैं, एक लड़की के पास आप देखते हो, वाह शी लुक्स अमेजिंग, वो गाना जैसा है। वही सर, जब गाना जो जिसकी हम बात कर रहे थे, छोड़ा तूने, तो मेरे को भी वही क्लिक करा। मतलब मैं समझ गया, मतलब भाई ये तो मैं फील कर रहा हूँ इस गाने को। हाँ, मतलब हिंदी में कुछ हटके होना चाहिए। तो मैं, जैसे छोड़ा तूने, मैं कोई भी रेडियो स्टेशन के जो आरजे है उनको मैं पूछ सकता हूँ कि हैव यू हर्ड अ सॉन्ग लाइक दिस ऑन रेडियो, और उनका आंसर होने वाला है नो। तो अगर आपने ऐसा गाना रेडियो पे नहीं सुना, मतलब वो बॉलीवुड में है नहीं, क्यों, रेडियो प्लेज ऑल बॉलीवुड। तो मैंने कहता हूँ बेटर वर्स, बस अलग कुछ और हिंदी में। जी सर, मतलब आई एग्री विथ यू। होप मतलब सर जितने भी आप सॉन्ग्स निकालो फ्यूचर में, हम उनको और सुने और आगे फॉरवर्ड करें एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे एंड रेडियो स्टेशन पे खूब वो गाने चले, जनरेशन तक पहुंचे। बस थैंक यू। आप जितना, क्यों, आपने देखा है कि कोई रिकॉर्ड लेबल है नहीं, कोई कंपनी है नहीं, बस डायरेक्ट आप मुझसे बात कर रहे हो। आपने काव्या से फ़ोन पे बात किया है, तो कोई रेड टेप नहीं है मेरे अराउंड, क्योंकि एक नया म्यूज़िक का एक नया दौर शुरू होने वाला है। सो यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली, आपको गाने प्ले करने हैं, आपके प्ले, क्यों, कॉपीराइट सब मेरे ही हैं, खुद के हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। यस सर, डेफिनेटली सर। मतलब फ्यूचर में जब भी आपके सॉन्ग्स आएंगे, आई विल कॉल काव्य, नो प्रॉब्लम। सर मेरे को ये जानना है कि जो आज की जनरेशन है, जो जो बहुत सारा म्यूजिक कंज्यूम करती है, डिफरेंट जॉनर ऑफ म्यूजिक, मेरे को ये जानना आपसे कि आपका आज के टाइम का फेवरेट सिंगर कौन है, या किस सिंगर के साथ यू वांट टू कोलैब, या उसके लिए कंपोज करना आप चाहते हैं? बहुत गड़बड़ क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आज के टाइम में मेरा सबसे फेवरेट सिंगर है लेस्ली लुइस, और आपने उसको ज़्यादा सुना ही नहीं है, तो आपको पता भी नहीं कौन से सिंगर के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी के दूसरे जो सिंगर्स हैं, आई थिंक दे आर फैब्यूलस, बहुत अच्छे गाते हैं, बट आई एम नॉट लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ म्यूज़िक। और जैसे मैं कहता हूँ, आई एम अ फैन ऑफ सो मेनी सिंगर्स, वो बात नहीं है। लेकिन
मैं किसके गाने सुनता हूँ? मैं लेस्ली लुइस के गाने सुनता हूँ। क्यों? आपने वो गाने सुने नहीं है, और आई एक्चुअली लिसन टू इट। जैसे छोड़ा तूने आपने अभी सुना है, मैंने तो पहले सुना था, एंड आई लाइक टू लिसन टू इट, क्योंकि ऐसा हिंदी म्यूज़िक है नहीं, आई कांट बाय इट, मार्केट में है नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन देयर ऑल दी अदर सिंगर्स आर ब्यूटीफुल। कितने अच्छे अच्छे यंग सिंगर्स हैं, उनमें बहुत इंडिया हैज़ गॉट सो मच टैलेंट, इट्स अमेजिंग। तो आई एम अ फैन ऑफ मैनी सिंगर्स, बट ऐसे नहीं कि मैं एक को सुनता हूँ दूसरे को नहीं सुनता हूँ, वो बात ही नहीं है। सर जैसे आपने बोला ना कि मैं सिर्फ लेस्ली लुइस को सुनता हूँ सर, मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑल्सो लिसन टू लेस्ली लुइस। थैंक यू। हो सके आपको कोई नया कंटेंट बाद में मिले 1-2 साल में सुनने के लिए। ठीक है, मतलब फ्यूचर में वो देखते हैं सर, जैसे भी होता है। नहीं, वो बनेगा ना, वो बनेगा अपना। वही मैं वेट कर रहा हूँ। मैं तो सर वेट, क्योंकि सर मतलब यू नो मेरे लिए जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि इट्स वेरी ऑनर फॉर मी कि यू नो आई एम डूइंग इंटरव्यू विथ यू, क्योंकि वो बचपन से मैं आपको सुनता रहा, तो मैं काफ़ी वेट करता हूँ कि अच्छा और क्या आ रहा है, अब नया नया क्या आ रहा है, तो मैं सुनूँ, जाके चेक करूँ। मैं आपके चैनल पे चला गया या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे चला गया। राइट। नहीं, विश मी ऑल द बेस्ट, वही कह सकता हूँ। यस सर, ऑल द बेस्ट सर। फ्यूचर में मतलब हम सबको पता ही है, मतलब हम ऑल द बेस्ट ही बोल सकते हैं। बाकी सबको पता है कि कितने टैलेंटेड आप हैं एंड क्या खतरनाक संगीत फ्यूचर में आप देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। सर लेट्स टॉक अबाउट योर स्टाइल। जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ा टाइम पहले कॉलोनी कजन्स के बारे में कि शेरवानी, मुझे याद है आपके ड्रेड्स और उनमें बीड्स हुआ करती थी। ये मतलब उस टाइम पे बहुत ही यू नो फ्यूचरिस्टिक स्टाइल स्टेटमेंट आप लोगों की थी। तो ये इसके पीछे क्या था? अभी भी है? अभी भी है, लेकिन लॉकडाउन में थोड़ा कभी कभी निकाल देता हूँ। बाहर नहीं जाता हूँ ज़्यादा, तो हर वक्त बाहर निकलूँगा तो डाल दूँगा। आई जस्ट ब्रेड माई हेयर। तो ये ऐसे बना कि मुझे कुछ करना था कि यू नो आई वांट फील गुड अबाउट माई सेल्फ। वो किसी फैशन या किसी को बताने के लिए नहीं किया था, वो अपने आप के लिए किया था। इसीलिए आज तक है। 4 ब्रेड थे, इतने बाल निकल गए, अब एक ही ब्रेड रहता है, फिर भी करता हूँ। मतलब लेकिन वो आया कैसा? मतलब आपका खुद का ही आइडिया था कि यार जैसे? हाँ, आइडिया मतलब लेस्टर स्क्वायर में लंदन में जब हम रिकॉर्ड करते थे तो ऐसे ही चल के जाते थे, तो आई टू सी समबडी ब्रेडिंग, किसी का हेयर कुछ कर रहा है, या तो मैंने भी सोचा मैं अपना कुछ अलग अपने स्टाइल से करूँ। तो फिर जब बैंकॉक गया तो वहाँ से बीड्स मुझे मिले, तो मैंने सोचा कि अगर ये बीड्स ऐसे डाल के मैं ऐसे करूँ, तो एक आइडिया आ गई थी माइंड में। तो फिर जब बॉम्बे आया तो हेयर सैलून में मैंने उनको समझाया कि ऐसे 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 करके, तो वो भी उन्होंने पहला नहीं किया था, तो एक एक्सपेरिमेंट करके वो बन गया। उसके बाद आई जस्ट फॉलोड इट, कि वो मुझे अच्छा लगता। तो न्यूयॉर्क भी जाता, तो न्यूयॉर्क में भी मुझे 100% लोग जब रोड पे जाते तो ऐसे एक डबल लुक तो देते ही थे कि ये क्या है। तो यू नो इट्स वर्किंग। इंडिया में भी चल रहा है, न्यूयॉर्क में भी चल रहा है ऐसे। मतलब मुझे लगता है कि सर वो बहुत ही सेक्सी स्टाइल स्टेटमेंट थी आप लोगों की उस टाइम पे, और अभी भी बरकरार है देखा जाता है। थैंक यू। सर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि सर एक जो आपका लेटेस्ट सॉन्ग आया छोड़ा तूने, वो आप गा दीजिए। और एक सर मैं तो मतलब कंफ्यूज हूँ कि मैं आपसे कौन सी रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि मोस्टली सारे फेवरेट ही है, लेकिन मैं वो बोल दूंगा आपको, हसीना। जीना ओ मुझको सिखा दे हसीना, ओ ये दिल ने मेरे तुझे चुन लिया, बेबी तूने सुन लिया, चुपके तुझे दिल दिया, ओ ये जागी जागी मेरी आंखों ने ख्वाब तेरा बुन दिया, दिल न जाने अब होगा क्या, आहा कितनी हंसी है तेरी अदाएं, ये दिल नशी है शर्माती तेरी आंखें, जीना वो मुझको सिखा दे हसीना, वो ओ ये जीना। वाह सर, थैंक यू सर, अमेजिंग, आई टोटली लव्ड इट। ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है, और मुझे 2 गाने और याद आ गए जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सर योर लेटेस्ट ट्रैक छोड़ा तूने जो जिसने आपको अफेक्ट किया है ना, वो गाना। हाँ सर, आपको अफेक्ट किया, वेरी गुड। कुछ तो गाना अपना काम कर रहा है ना। छोड़ा तूने कैसे मुझे
इस हाल में छोड़ा तूने कैसे मुझे इस हाल में ओ ये दिल कह रहा है फंस गया तेरी जाल में छोड़ा तूने कैसे मुझे इस हाल में छोड़ा तूने कैसे मुझे इस हाल में ओ ये दिल कह रहा है फंस गया तेरी जाल में hey baby तुझसे प्यार just goes on, you got to hear the rest of the song. वाओ, थैंक्स अ लॉट सर कि हाँ, कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही गा रहा हूँ, बट रॉक एंड रोल है तो यस सर। मतलब बाकी मैं लिंक डाल दूंगा, जिन जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुन सकते हैं। सर एक और गाना मेरे को याद आया जो मुझे बहुत पसंद है, आइज हाला। आइज हाला का एक्चुअल वर्ड है काइज हाला, जो मराठी में काइज हाला कहते हैं, मतलब क्या हुआ। तो हाँ, तो वो गाना 2000 में तो बहुत I'm the one that's crazy about you, oh, काय झालं? I'm the one so easy without you, oh, काय झालं? देख के तुझको दिल ये बोला तू है शबनम मैं हूँ शोला, देख के तुझको दिल ये बोला तू है शबनम मैं हूँ शोला, ओह काय झालं? काय पावणं अहो काय झालं? ओह काय झालं? काय पावणं अहो काय झालं? क्या बात है, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। मतलब आई टोटली लव्ड इट। एक चीज मुझे बस आपसे पूछनी है कि अबाउट दिस सॉन्ग, मतलब कि हरिहरन साहब जो गाते हैं उनका थोड़ा बड़ा सूफी, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन ये गाना जब आप लोग कंपोज कर रहे थे, गा रहे थे, तो मतलब तो उस टाइम पे क्या बातें हुई कि यार ये तो थोड़ा सा इट्स वेरी पैपी सॉन्ग। हाँ, वो तो होना चाहिए ना, क्योंकि जो कॉलोनियल कजिन्स है, बहुत से लोगों को लगता है कि हम क्लासिकल ग्रुप है या कुछ फ्यूजन ग्रुप है, वो सब है, बट फंडामेंटली वी आर अ पॉप बैंड। Sunny da ba ma ga ma ga di sa, something about the way you smile, you may never know the reason why. Sunny da ba ma ga ma, it's a pop band. क्यों सरगम रॉन्ग ही है, सारे गा गा मा गा, बट हम गा रहे सानी दा, इट्स रॉन्ग, बट इट्स फन, इट्स पॉप, इट्स मस्ती। तो क्लासिकल भी है, फ्यूजन भी है, सब है, लेकिन कलोल का इज़ अ पॉप बैंड, और इसीलिए या जो पेपी गाना है लोगों को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। वी आर आर्टिस्ट, उसका मतलब नहीं है सब सिर्फ स्लो गाना गाए। आई गॉट इट सर। एंड सर थैंक्स अ लॉट सर कि आप मेरे शो पर आए। इट वाज ग्रेट ऑनर फॉर मी सर। जी, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर ऑल्सो कि 2021 में आप जैसे शख्स से मैं हु एक्चुअली नोज माई म्यूजिक, दैट इज़ ब्यूटिफुल। थैंक यू सर। मैंने थैंक यू सर, थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ सर। मैं जब गाने चेक करता हूँ आपके, तो नीचे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोग आज भी, मतलब मैं चेक करता हूँ कि ये कमेंट कब आया है, जो पुराने गाने कॉलोनियल कजन्स के आपके, उसमें लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि मतलब भाई जिन लोगों ने ये मिस कर दिया, आई थिंक दे आर मिसिंग अ लॉट ऑफ गुड म्यूजिक, तो प्लीज जाके चेक करें। मैं चेक करता रहता हूँ सर उसमें, तो लोग अभी भी कमेंट करते हैं। वाह, नहीं वो तो मैं हूँ, मैं और कुछ नहीं बन सकता हूँ, बट आगे जाके आपको लेस्ली लुइस द आर्टिस्ट विद ग्लोबल हिंदी मिलते रहूँगा, और कलोल कजन्स तो रहेगा आपके साथ, नहीं जाएगा कहाँ। सर फ्यूचर में मैं बॉम्बे आऊँगा तो डेफिनेटली हम एक आमने सामने बैठकर मिलकर सर एक इंटरव्यू करेंगे जब आपका न्यू सॉन्ग आएगा। डन। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच।